The delimitation bill, which sought to redistribute the Lok Sabha seats on the basis of 2011 census, वो कल it was defeated. Why did it fail? गवर्नमेंट के पास तो मेजॉरिटी भी है. And should it have failed? Now government says something, opposition जो है वो कुछ और कहता है, भाई उसका काम ही ओपोज करना है. Southern states they issued warning. अब उसके बीच में कॉमन मैन जो है वो कंफ्यूज्ड है. उसके लिए ये सब इट इज लाइक ग्रीक एंड लिट, बिकॉज ही इज प्योरली डिपेंडेंट ऑन सोशल मीडिया. एज ए रिजल्ट हमारा जो परसेप्शन है उसी हिसाब से शेप हो जाता है. व्यूज जो हैं क्लाउडेड हो जाते हैं. एंड मोस्ट ऑफ अस डू नॉट हैव द टाइम टू कैरी आउट रिसर्च और डिटेल्ड स्टडी ऑफ दिस, क्योंकि समय ही नहीं है अपने पास. सो हियर वी विल डिस्कस दिस इशू थ्रेडबेल कि डिलिमिटेशन है क्या, व्हाट वाज द गवर्नमेंट ट्राइंग टू डू, ओपोजिशन पार्टीज का ऑब्जेक्शन क्या था उसमें, एंड देन वी लीव इट टू द कॉमन मैन टू टेक अ कॉल कि क्या सही है और क्या गलत है. सो लेट्स फर्स्ट अंडरस्टैंड कि डिलिमिटेशन है क्या. अब अगर इसका जो आंसर है वो एक बड़े सिंपल क्वेश्चन है कि आप लोकसभा कॉन्स्टिट्यूएंसी और असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी का साइज कैसे डिसाइड करोगे, क्या क्राइटेरिया हो. तो नेचुरल आंसर होगा पॉपुलेशन. सो दैट वुड बिकम द क्राइटेरिया. नाउ हाउ डू कम टू नो किस एरिया की कितनी पॉपुलेशन, तो वो डिपेंड किस पे करेगा, सेंसस पे करेगा. अब नेक्स्ट है कि पॉपुलेशन तो कभी बढ़ जाती है कभी डिक्लाइन भी हो सकती है, तो दैट मींस कि सेंसस जो है वो रेगुलरली करना पड़ेगा. तो फिर इसका मतलब ये हुआ कि डिलिमिटेशन जो है मतलब लेइंग डाउन द बाउंड्रीज ऑफ लोकसभा कॉन्स्टिट्यूएंसीज एंड स्टेट असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसीज, वो होगा सेंसस के बाद और उससे पहले नहीं हो सकता. यही पैटर्न शुरू से देश जब से आजाद हुआ ये फॉलो हुआ. सबसे पहला सेंसस कब हुआ, 1951 में. डिलिमिटेशन एक्सरसाइज मतलब लेइंग डाउन दी बाउंड्रीज ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंसीज कब हुआ, 1952 में. राइट. अब आप टेबल पे देखो तो आपको पूरा पैटर्न क्लियर हो जाएगा कि पहले सेंसस हुआ, उसके बाद डिलिमिटेशन हुआ और उसके बाद जो इलेक्शन हुए वो किसके बेसिस पे हुए, न्यूली फॉर्म कॉन्स्टिट्यूएंसीज के बेसिस पे. अब आता है कि कौन करता. डिलिमिटेशन कमीशन ऑफ इंडिया जो कि एस्टैब्लिश किया जाता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा अंडर द प्रोविजंस ऑफ डिलिमिटेशन कमीशन एक्ट, वो ले डाउन करता है बाउंड्रीज को कॉन्स्टिट्यूएंसीज की, लोकसभा और स्टेट असेंबली, बेस्ड ऑन व्हाट, ऑन द लास्ट सेंसस. तो जो प्रेजेंट कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं वो बेस्ड हैं 2001 के सेंसस पे. Now comes the key question. If all this was happening naturally and as per the constitution, so why there is so much of opposition? Let's look at the issues involved. To understand कि इसके लिए डिलिमिटेशन के खिलाफ इतना opposition क्यों नहीं था, तो we need to slightly go back to the background history. इंडिया की जो पॉपुलेशन थी इट वॉज ग्रोइंग एट अ फास्ट पेस एंड पॉलिसी मेकर्स रियलाइज कि इफ इट इज नॉट कंट्रोल्ड नाउ दैट थिंग्स में गो आउट ऑफ हैंड. सो अराउंड 1970s 71 एंड लेटर फैमिली प्लानिंग मेजर्स वर इंट्रोड्यूस्ड. याद हो, फोकस ऑन विमेन्स हेल्थ, चाइल्ड केयर, अवेयरनेस प्रोग्राम्स. याद होगा जो हम लोग तो छोटे थे लेकिन याद है कि जगह जगह दीवारों पे लिखा होता था हम दो, हमारे दो या तीन बच्चे बस. नाउ थिंक अबाउट दिस कि अगर डिलिमिटेशन जो है इज प्योरली बेस्ड ऑन पॉपुलेशन, तो वो स्टेट्स जो कि सेंटर की पॉलिसी को इंप्लीमेंट करते सीरियसली, दे वर बाउंड टू लूज, क्योंकि उनकी लोकसभा की सीट्स रिड्यूस हो जाती. So the government of that time realized this and उन्होंने क्या किया, डिलिमिटेशन पे फ्रीज लगा दी in 1976 through a constitutional amendment, and it said कि 2001 सेंसस का there will be no delimitation. अब 2001 का सेंसस आया
एंड इट केम आउट लाउड एंड क्लियर कि साउथ के और ईस्टर्न स्टेट्स उन्होंने ये पॉलिसी और फैमिली प्लानिंग पॉलिसी जो थी इसको सीरियसली लिया, एंड द हिंदी बेल्ट largely did not take it seriously. And if you look at the data even today, we would find कि fertility rates जो हैं northern states के वो आज भी they are among the highest in India. Even in 2002 जब delimitation की बारी आई after the census, तो in order to ensure that the southern states are not punished for implementing the government's policy family planning measures, वो जो seats थी वो they remained the same as they were in 1976. Only the boundaries were tweaked. And so once again सरकार ने कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड कर दिया 2002 में, और so to ensure कि delimitation नहीं हो until the census of 2026 is done. तो तब तक के लिए उन्होंने फ्रीज फिर से कर दिया. नाउ अब सवाल ये उठता है कि सरकार को अब अचानक कैसे, वेयर वाज द हरी एंड व्हाट वाज सो अर्जेंट कि delimitation is being done before the census of 2026 is complete. Many of us would know कि हर स्टेक होल्डर के क्या कंसर्न्स थे और क्या वेस्टेड इंटरेस्ट हो सकते थे. In 2023, the government passed a bill for women reservation, allocating some 33% seats for women in the Lok Sabha and state assemblies also. लेकिन वो एक राइडर के साथ था कि ये जो 33% रिजर्वेशन है that will be implemented only after the next delimitation exercise, that is 2026. मतलब 2026 का सेंसस होगा, उसके बाद जो है डिलिमिटेशन होगा और फिर विमेन की सीट्स बढ़ेंगी. सो गवर्नमेंट नाउ इवन अ कॉमन मैन वुड अंडरस्टैंड कि क्यों उसको विमेन रिजर्वेशन बिल को लिंक किया था डिलिमिटेशन के साथ. द गवर्नमेंट हैड दिस इन माइंड कि डिलिमिटेशन करेंगे तो सीट्स बढ़ाएंगे और उसमें विमेन को भी एकोमोडेट कर देंगे. सो विद दिस एम the current delimitation bill was introduced to redraw the constituencies, to expand the Lok Sabha to around 850 seats, so that women can be accommodated. Now, since the government linked the two bills, so prima facie it appears that there was some political dimension into it. अब यह आता है कि why the southern states were opposing it. One, if the delimitation is done now, तो जो सदर्न स्टेट्स हैं उनकी लोकसभा सीट्स जो हैं may not increase proportionately compared to the नॉर्दर्न स्टेट्स जहां पे फर्टिलिटी रेट आज भी बहुत ज्यादा है और उनकी पॉपुलेशन ज्यादा बढ़ी. अब ये टेबल देख ली. सो रिजल्ट क्या होगा? रिजल्ट ये होगा कि सदर्न स्टेट्स का जो पॉलिटिकल क्लाउड है, इन्फ्लुएंस है, वो सिग्निफिकेंटली रिड्यूस हो जाएगा एंड दे फियर दैट दे वुड बिकम लाइक नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स. वो प्रेजेंट तो हैं इंडिया का हिस्सा बट नॉट डिसाइसिव इन नेशनल पॉलिटिक्स. जो हिंदी बेल्ट की सीट्स हैं वो कहीं ज्यादा प्रोपोर्शनेटली बढ़ेंगी. सदर्न स्टेट्स का जो कंट्रीब्यूशन है टू इंडिया जीडीपी कंपेयर टू नॉर्दर्न स्टेट्स, look at the table now, clearly shows South India 30% GDP और जबकि उनके आज 129 सीट्स हैं जो कि करीब करीब उतने ही रह जाएंगे. हिंदी बेल्ट सिर्फ 25% GDP एंड वो प्रोपोर्शनेटली कहीं ज्यादा बढ़ जाएंगे. Some southern states are close to becoming high middle income group states like China, Brazil, Turkey, Indonesia. उनकी per capita income is around $3,800, whereas हिंदी बेल्ट की जो per capita income है वो करीब $1,250 के करीब है और बिहार की तो 1,000 से भी कम है, almost like Kenya and Bangladesh. So when southern states are already nearing $4,000 per person, हिंदी बेल्ट उससे भी कम $1,000 and less, तो ये इनइक्वालिटी की बात नहीं हो रही है. ये है टू डिफरेंट इकोनॉमिक रियलिटीज. कीनिया से लेके इंडोनेशिया, दैट इज द डिफरेंस.
So reducing the political voice of South Indian states and increasing the voice South Northern वो हिंदी बेल्ट की so vociferously, is it fair? Is it justified? अब नेचुरल सी बात है कि losing political influence despite performing so well and contributing economically also, वो resentment तो होगा, and it may lead to anti North India sentiments और उसके consequences one can assume. Now, another aspect into it. Will it be good for the nation if seats are increased to 800 plus? Look at the expenditure incurred on maintaining our MPs. 70 लाख पर MP पे 4,500 करोड़ से लेके 5,000 करोड़ सालाना खर्च होता MPs को, दोनों को मिला के, लोकसभा राज्यसभा. एंड नॉट टू फॉरगेट द पेंशन ऑल्सो, जो डिकेड्स तक चलेगी, नेक्स्ट ऑफ किन तक वो भी मिलती है. अब नाउ माय टेक इज कि इज सो मच इंक्रीज विदाउट द प्रोपोर्शनेट इंक्रीज इन अकाउंटेबिलिटी, इज इट वर्थ इट? Have these MPs contributed to the efficiency and effectiveness of the legislation? जो कानून बनते हैं उसमें ये इनका क्या कंट्रीब्यूशन रहता है ज्यादातर MPs का, और उनका क्या कंट्रीब्यूशन है गवर्नेंस का? आई गिव यू एन एग्जांपल. वन MP फ्रॉम बैंगलोर, यंग तेजस्वी सूर्या, उसकी इनकम जो थी 2019 में 19 लाख थी, एंड 2024 में एक टर्म के अंदर अंदर हिज इनकम grew to more than 4 crores. I think he should teach this method to every Indian. So what happens to maximum governance and minimum government? It goes for a toss. Now, a leader's job is to create engaged citizens, responsible citizens, satisfied citizens, and reduce the dissatisfaction. But आज पिछले 10 साल से जो हो रहा है वो ये हो रहा है कि हम जो हैं, we are creating a large population of disgruntled people, dissatisfied individuals. अब क्वेश्चन ये है कि how long a nation can sustain itself with a growing number of dissatisfied people? Once again, time will only tell. Maybe by 2027, we may start seeing the consequences of all this. Thank you. Jai Hind.